हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के कहानियों को देखेंगे और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे नीलम देश की राजकन्या। और नीलम देश की राजकन्या ये जो कहानी है इसके लेखक जैनेंद्र कुमार है। तो इस कहानी को देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग वन लाइनर जी के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरी क्लास को देख लेते हैं और इस पूरे कहानी को जान लेते हैं। हमारा जो क्लास है फ्रेंड्स ये है, अगर आपने झारखंड सचिवालय स्नातक स्तरीय पेपर 2 में अगर हिंदी रखे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह जो हमारा क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, यह शिवांगन पब्लिकेशन JSSC का न्यू बुक है, जो कि न्यू एडिशन का है, जो हाल ही पे यह बुक आया हुआ है मार्केट पे। तो इसी से यह तैयारी हम करा रहे हैं। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग कहानी को देखेंगे नीलम देश की राजकन्या। और इस क्लास का जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। आप वहाँ से हमारे जितने भी क्लास होते हैं उन सभी क्लास के PDF को, इस बुक के जो PDF है, इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। तो कहानी का जो प्रारंभ होता है फ्रेंड्स वह एक द्वीप से होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को कि वह 7 समुद्र पार जो नीलम का द्वीप है वहाँ की कहानी है। जो यहाँ पर 7 समुद्र पार पे जो एक नीलम का द्वीप है फ्रेंड्स, यह वहाँ की कहानी है। वहाँ की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा। आमोद के सभी साधन है, अनेक अनेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती है, अनेक अनेक गंधर्व बालाओं और किन्नरी तरुणियाँ। महल है 3, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ने का और तीसरा हीरे का। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी, और उनसे उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर प्रागसी चहुं ओर बिखरी रहती है। और उनके आसपास सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या का जो खाने कैसा रखने लगा है, पर राजकन्या का जो खाना है वह कैसे लगने लगा है। बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों और प्रकोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगनियों के बीच घिरी रहकर भी जाने कैसे उसे सूना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है, मैं उतने योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। आगे क्या करें फ्रेंड्स कहानी में, किन्नरियाँ सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है, कोई वेनी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या को देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। यह कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिला हंसती हुई कहती है, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। पर सखी जो यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुंदर 7 है, तब धरती आती है, यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का यही नियम है। राजकन्या यह सुनकर वहाँ से चल देती है, कुछ नहीं बोलती। अप्सरा किन्नरियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, पर सब झूठ है तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी है? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर प्रतिक्षण यह नियंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतोक्षमान है, रोज रोज प्रातः सायं मैं उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप पुष्पित क्यों हो उठता है? आएगा ही। यदि कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कपाता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ है, सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंटकित हो उठने वाले मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है, और वह प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी
और नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, तब उधर प्रति सत्य है। वह है कैसे नहीं जो आएगा देखेगा, और जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ। मैं कभी नहीं थी, सदा वही थी, सदा वही था, वही है, और मैं उसी में हूँ जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा। कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तू यह अलग कौन है, तू मुझ में हो। ऐसा जो है वह है, मेरा अनु अनु कहता है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। प्रासाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बना रहता है, हरियाली, रंगीन और जगमग। राजकन्या की प्रसाद सेवा ही उन सेविकाओं का काम है, और वे ऐसी है कि निष्णात, उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्या के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी ईथी गूंथी रहती है कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास नहीं ही आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही, बाहर से नहीं, वह भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह कि जाने क्या। किन्नरी कन्याएं यह देख सोच में पड़ गई। उनसे क्या असावधानी हुई? क्या उन्होंने राजकन्या के मन में कभी एक क्षण को भी अवकाश दिया, एक क्षण को भी अवकाश दिया है? अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवा में नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है? फिर यह राजकन्या में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं? और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाव में लगी पड़ी। बोली, आओ राजकन्या खेलें। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरिया बोली, राजकन्या तुम यह कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती तो हूँ, आओ खेलें। किन्नरियों ने विषनन भाव से कहा, राजकन्या हम जानते हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल हुई है? राजकन्या उन सब के गले मिल मिल कर कहने लगी, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात मत कहो, हम सब बचपन की संगिनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली रहती जा रही हो। अकेली? अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, मैं क्या करूं? पर अब मैं ऐसी नहीं रहूंगी, अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या, अब हमारा खेलने का अंत आ गया दिखता है, जैसा भाग्य। किंतु राजकन्या, दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक कर अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो, मुझे क्लेश नहीं होता, मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूंगी। सच खेला करूं, सच खूब खेला करूं। अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? खूब खूब खेला करेगी तू, भली खेलेगी तू। तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछा है, और जो वहाँ एक की बाट जो ही जा रही है, वह क्या झूठ है? तू जानती है वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है? पगली, यह चाहती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से कब तक कोई अपने को बहला सकता है? अगले दिन गई वे किन्नरियाँ, कहाँ गई वे अप्सराएं, कहाँ गई गंधर्व बालाएं? पुखराज के उस बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियाँ, कहाँ गई वे मन की परियां? कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सपना थी, माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरे का भी देख आई, कहाँ कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, जो है सब सूना है। आई तुम, अब कह रहा है कि आई तुम कहाँ गई हो सखियों, फिर मुझे छोड़ क्यों गई? और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेला कब नहीं थी, जो अब अकेली न रहो। हमसे तुम जब तक बहली
तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली न रहूँगी, तुम सब आ जाओ, मैं अब खेलती रहूँगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खूल नहीं है, तू उनसे अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, दिन बीते, मास बीते। राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान है। हवा उनमें साए साए करती हुई निकल जाती है। समुंदर का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है। राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अहर्निश झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है, नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है सब निस्सारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसा? जिसकी प्रतीक्षा हो, जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देना या उसे असमाप्त रखने वाला भी है, वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ। पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही, तब उसको धारण करने वाली मैं भी हूँ, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियाँ बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन प्रकोष्ठों में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छतें, सामने की दीवार और चारों ओर का भुन्य गूंजा कर कहता है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या ने भीतर तो अहरह एक मनोच्चार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे? नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या? वह है। नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सन करके उसके कानों में से भाग जाती है। समुंदर का हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रौंदता हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कह रहा हो कि ओ राजकन्या, देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ, कुछ नहीं है। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बिता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है, धरती दूर है, बीच में समुंदर साथ है, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है। कह तो एक बार कि कोई नहीं है, फिर देख कि वे सब किन्नरियाँ पलक मारते ही तेरे पास आती है या नहीं। वह सब मेरी बादियाँ हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है कि ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूँ वह तो है, नहीं तो मैं नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मानो अट्टहास और भी सहस्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता है। तब राजकन्या आंखें मूंदकर प्राणपन से भीतर ही कह उठती है, तू है, नहीं आया तो भी तू आ ही रहा है, तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धेने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने, पर क्या यह हंसाने वाला काल बलि भी नहीं जानता है? पर मैं जानती हूँ। सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों? तू आएगा
और मैं टूटकर कृतार्थ होंगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्रों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हों। हवा प्रचंड हो उठी, समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुत्कार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतंककारी प्रकृति के रूप के नीचे राजकन्या भय से कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या, पगली ढीठ ढीठ, मैं कहाँ अलग हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं मैं भी रहूँगा। सुना, अब कान खोल और हंस। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सब कैसे सहे, कैसे सहे। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो गई है। क्षण भर बाद अपने आंख खोली, देखती है सब और बसंत है, सब और बसंत है। और महल के द्वार में से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो। किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसे राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी। राजकन्या, सचमुच? अब वह कहाँ गए? राजकन्या ने मुस्कुराकर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया है, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। और इसी से जो है फ्रेंड्स इस कहानी का अंत होता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। एक जो है कि एक द्वीप के बारे में है, नीलम देश की राजकन्या जो है नीलम द्वीप के बारे में बताया गया है और ये राजकन्या के बारे में बताया गया है। अंत में कह रहा है कि अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा जो कहानी था वह समाप्त हो रहा है। तो अब चलिए अब हम लोग वन लाइनर जी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा परीक्षा कॉर्नर, जिसमें हम वन लाइनर जी के क्वेश्चन को देखेंगे जो इस कहानी के ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी इस कहानी से ही संबंधित जो जीके के ऑनलाइनर क्वेश्चन है उन सभी को देख लेते हैं सिलसिलेवार से। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ है? क्योंकि ये जो कहानी था फ्रेंड्स नीलम देश की राजकन्या, तो नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है। तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 1905 ईस्वी में 2 जनवरी को। लेखक जैनेन्द्र का मूल नाम क्या था? तो आनंदी लाल था। जैनेन्द्र का मूल नाम आनंदी लाल था। लेखक जैनेन्द्र कुमार के पिता का क्या नाम था? तो श्री प्यारेलाल। जैनेन्द्र के पिता का नाम श्री प्यारेलाल। लेखक जैनेन्द्र कुमार के माता का नाम क्या था? तो श्रीमती रमा देवी। जैनेन्द्र कुमार के माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। लेखक जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी क्या है? तो खेल है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी खेल है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1928 में प्रकाशन हुआ है खेल कहानी का। लेखक जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास क्या है? तो परख है। अगर पहला उपन्यास की बात करें तो परख, पहला कहानी की बात करें तो खेल हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह क्या है? तो फांसी है। फांसी जो है पहला कहानी संग्रह है। फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या लेखक जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक जैनेन्द्र कुमार है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी है, याद रखना है। प्रश्नोत्तर शैली में जैनेन्द्र कुमार की सर्वाधिक रचना कहानी समय और हम है। जो प्रश्नोत्तर शैली में जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई जो रचना है वह है समय और हम। जैनेन्द्र कुमार को उसके लेखन के लिए दिए गए पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तीमल डालमिया पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार है। लेखक जैनेन्द्र कुमार का निधन कब हुआ? 14 दिसंबर 1988 में हुआ है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किस द्वीप का नाम बताया गया है? तो नीलम का द्वीप का नाम बताया गया है। नीलम देश की राजकन्या में कितने महल है? तो 3 महल है। याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीलम देश की राजकन्या में कितने महल है? तो 3 महल है। नीलम देश की राजकन्या में स्थित 3 महलों के नाम क्या है? तो पुखराज का महल, पन्ने का महल और हीरे का महल।
तीन याद रखना है, पुखराज का महल, पन्ने का महल और हीरे का महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन कौन रहती है? तो अनेकों स्वर्ग की अप्सराएं रहती है, गंधर्व बालाएं और किन्नरी तिरुनियाँ रहती है, यानी जो तिरुनी मतलब बालिकाएं रहती है। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो इसका नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमारी किसके इंतजार में है? तो राजकुमार के, जो एक मिथ्या है, यानी एक मिथ्या है, और राजकुमारी के मन का यह अवलाद है, जो कि एक मिथ्या था। तो अगला है कि कहानी नीलम देश की राजकन्या में प्रासाद यानी महल किन से उद्यान बना रहता है? हरियाला, रंगीन और जगमग। अप्सरा और गंधर्व बालाएं किन्नरी कन्याओं से। ये जो कहानी है नीलम देश की राजकन्या, तो इसमें जो महल है ना, वह उद्यान, हमेशा महल उद्यान बना रहता है, हरियाली रहता है, रंगीन और जगमगा रहता है। तो यह कार्य कौन करता है? तो अप्सराएं करता है, और गंधर्व बालाएं करती है, और किन्नरी कन्याएं पूरा आंगन को सजाकर, महलों को सजाकर रखते हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं, किन्नरी बालाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई है? तो भगवान इंद्र, और भगवान इंद्र की आज्ञा के अनुसार राजकुमारी की सेवा में सभी उपस्थित हुए थे। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या जो है यह एक कहानी है। विधा कैसी है? तो कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। याद रखना है फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल बन रहा है कि नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है, तो पुरुष के मन एवं स्त्री के मन के भावों को दर्शाया गया है। अगला सवाल है, कहानी के अनुसार किसको एक एक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा? तो राजकन्या को। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल है? 3 महल है। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता? तो राजकन्या को जो है अकेलापन नहीं सहा जाता। सखी हुक्का दुक्कारो मत, सखी हक्का दुक्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? तो राजकन्या। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चौओर बिखरी रहती है? तो अप्सराएं। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जीभ बहलाने में लगी है? तो किन्नरियाँ। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन फटक फटक कर फुफकार करने लगा है? तो समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? तो राजकन्या के लिए उपहार लाती है। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो एक राजकुमार को कैद में डाल दिया। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी है। इसे याद रखना है फ्रेंड्स कि नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है। और जो यह कहानी है नीलम देश की राजकन्या, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी है। अब हमारा जो अगला है फ्रेंड्स, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं, ताकि आपको फ्रेंड्स आइडिया लग जाए कि एग्जाम पर किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप लाइक करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हमारा पहला सवाल है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह जो है नीलम देश की राजकन्या, यह एक कहानी है। क्या है? तो एक कहानी है। सवाल पूछेंगे आपके कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है, नाटक है, निबंध या कहानी है? तो याद रखना यह एक कहानी है। दूसरा सवाल, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो जैसा आपको ऊपर पता है चल चुका है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। अगला सवाल, नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? तो यह जो है यह मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह। कैसा है? मनोवैज्ञानिक, जो कि ऑनलाइन क्वेश्चन में हम लोग देखें ऑनलाइन क्लास में कि यह किस प्रकार की कहानी संग्रह है। तो मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। इस कहानी में इसके मनोभावों को दर्शाया गया है। इस कहानी में जो है किसके मनोभावों को दर्शाया गया है? तो ए तथा बी दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी पुरुष के मन के भाव को और स्त्री के मन के भाव को, दोनों के मनोभावों को दर्शाया गया है। कहानी के अनुसार किसको एक एक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकन्या। राजकन्या को जो है एक समय आता है कि किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगता है। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल के बारे में बताया गया है, यानी कहानी में कितने महल का वर्णन किया गया है? तो 3 महल का
वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता? तो अकेलापन जो है किससे नहीं सहा जाता? तो राजकन्या को जो फ्रेंड्स अकेलापन नहीं सहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? ऑप्शन ए गंधर्व, राजकन्या या किन्नरियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकन्या जो है यह कहकर हंस पड़ती है। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सराएं जो है यह कहती है कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सराएं। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? किन्नरियाँ या अप्सराएं या गंधर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक किन्नरिया जो है अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है, कौन करने लगा है? समुद्र, नदी, तालाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए समुद्र से जो है फ्रेंड्स फन पटक पटक कर आवाज़ आ रहा था समुद्र से, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किन्नरी बालाएँ किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? किन्नरी बालाएँ जो है वह किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? तो राजकन्या के लिए उपहार लाती है। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो एक राजकुमार को कैद में डाल दिया था। कहानी में जो राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया है? तो एक राजकुमार को। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक जैनेन्द्र कुमार है और इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष वह है 1933 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो कहानी था वो भी मैंने इस क्लास में कवर किया। कहानी के बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन को देखें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। इस नीलम देश की राजकन्या से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम पर किस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।